अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, सब खैर आफियत से रहेंगे। आज के प्रोग्राम में भी बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात आपके सामने रखेंगे और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। वकील रहमान कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ जवाद आवान लाहौर में मौजूद है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सुलेमान चौधरी भी लाहौर में हैं। इमराना कोमल इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, उनके साथ साथ इकराम होती साहब और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। कल का दिन तारीखी इस हवाले से रहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डॉलर 142 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जब कारोबारी दिन बंद हुआ तो उस वक्त डॉलर की कदर 137 रुपये हो चुकी थी और रुपए के मुकाबले में। लेकिन वजह क्या है कि हुकूमत 100 दिन का जश्न मनाती है, तकरीबात का ऐलान, तकरीब में बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन उसके एक ही दिन बाद डॉलर 8 रुपये जंप करता है। वकील रहमान, आपसे जानना चाहूँगा, आप बता रहे हैं कि बैंकों ने डॉलर को 144 रुपये पे पहुँचाया, कि बैंक्स कैसे पहुँचा सकते हैं? अवाम को ये समझ नहीं आती कि डॉलर बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, ज़रा ये बता दीजिए। देखिए वासी साहब, पिछले काफ़ी अरसे से तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्की मईशत दबाव का शिकार है। ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं और ये ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने की वजह से रुपए पर, पाकिस्तानी करेंसी पर भी जो है उसका दबाव महसूस किया जा रहा है। अब पिछली हुकूमत ने किसी मसनूई तरीका जा रहा है कि मसनूई तरीके से पाकिस्तानी रुपए को उसका डॉलर के मुकाबले में उसका दबाव कम करने के लिए मसनूई तौर पर रुपए को फ्रीज किया गया था और उसको गिरने नहीं दिया गया था। ये पिछली हुकूमत की माशी माहिरीन का कहना है कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब आते हैं नई हुकूमत की तरफ। नई हुकूमत की तरफ उन्होंने जो है पॉलिसी बिल्कुल जो है उसको चेंज करके मार्केट को उनके जो प्लेयर्स है उसके रहम करम पर छोड़ दिया है और वो उसमें बिल्कुल जो है वो कह रहे हैं कि जो मार्केट में जिस तरीके से डिमांड सप्लाई बनेगी उसी तरीके से डॉलर चाहे बड़े कम हो उसमें कोई इंटरवीन नहीं किया जाएगा। अब ये जो नई सूरत हाल है इसके भी बड़ी खराबी सामने आ रही है कि मार्केट में जो आपके बैंक है और बड़े स्टेक होल्डर है, वो बड़े मजबूत लोग जो बैठे हुए हैं, वो आपस में ग्रुपिंग करके कार्टेल बनाकर वो करेंसी, वो मार्केट को जो है वो अनसर्टेनिटी की तरफ ले जाते हैं। हम देखते हैं पिछले 5-6 महीने में कई बार ऐसा हुआ कि 4-5 रुपये जो है वो डॉलर बढ़ा, फिर जो है आज कल तो बहुत ज़्यादा जो है यानी 8 रुपये का बढ़ना ये मुल्की मईशत के लिए एक बड़ा झटका है। अच्छा, आपने पूछा कि ये इंटर बैंक या बैंक किस तरीके से ये बढ़ाते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इंटर बैंक के जो रेट हैं ये बैंक आपस में जो डॉलर की लेन देन करते हैं वो इंटर बैंक रेट होते हैं, यानी वो बैंक तय करते हैं कि वो हम क्या किस रेट पे जो है वो लें या दें। और जहाँ तक जो है वो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में करेंसी डीलर्स जो है वो आपस में वो ये तय करते हैं कि जिस अगर डिमांड बढ़ती है तो उस हिसाब से वो रेट बढ़ा देते हैं और अगर डिमांड कम होती है तो वो रेट कम कर देते हैं। तो ये कल जो जिस तरीके से ये बढ़ा, इसने कई सवालात भी इससे खड़े हो गए। हमारे कई लोगों से जो मनी मार्केट से मुतालिक लोग हैं उनसे हमारी तफसीली बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये अचानक जो है वो डॉलर का इतना बढ़ना ये जो है कई लिहाज से मानी खेज है। एक तो ये बैंकों में कोई ऐसी बड़ी खरीदारी या कोई बड़ी डिमांड नहीं आई थी जिसकी वजह से डॉलर इस कदर बड़ा जो है ये जो जंप लगाया, ये इसके पीछे जो है कोई रीजन समझ में नहीं आती कि अचानक ये ऐसा क्या हुआ। ये स्टेट बैंक और हुकूमत को भी चाहिए कि वो बैंकों से पूछे कि भाई आपने अचानक डॉलर को ये 8 रुपए के बढ़ने के पीछे वजह क्या है। फिर ये दूसरा सवाल ये भी उठता है कि हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी पेश करती है और अगले ही दिन जो है वो स्टेट बैंक अगले ही दिन जो है वो डॉलर इस कदर जो है वो बढ़ता है। फिर ये है कि वो बैंकों ने इंटर बैंक में वो जुम्मे के दिन जो है वो डॉलर को जो है बढ़ाया है, जिसके बाद हफ्ता इतवार ये वीकली छुट्टी होती है, यानी बैंक बंद होते हैं।
इसका मतलब ये है कि ओपन मार्केट में आज ओपन मार्केट खुली हुई है, लेकिन उसका असर जो है वो यहाँ ओपन मार्केट में आज भी महसूस किया जा रहा है और आज भी जो है वो रेट उसी तरह हाई है, क्योंकि इंटर बैंक में उसके जो रेट होते हैं उसका असर ओपन मार्केट में भी आता है। तो जुम्मे के दिन जो उन्होंने ये अपने हाथ की सफाई ये बताइए दिखाई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के और मनी मार्केट के मुख्तलिफ ऑफिशियल से आपकी बात हुई होगी, जिस तरीके के साथ डॉलर की कीमत में इजाफा किया गया है, क्या ये आर्टिफिशियली इसको बढ़ाया गया या ये करेक्शन रिक्वायर्ड थी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं और आइंदा हफ्ते इस बात का किस हद तक का इम्कान है कि डॉलर की कदर में कुछ मजीद कमी होगी या उसने जिस सतह तक पहुंचना था वो पहुंच गया है, यहीं पे अब स्टे करेगा? देखिए, कल से ये कहा जा रहा है कि ये शायद IMF की डिमांड थी और उस डिमांड पर हुकूमत ने जो है ये रेट गिराई, इसकी कदर गिराई है। हालांकि हमारी जितने लोगों से बात हुई है, इससे कंसर्न जितने लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर रेट गिराना भी है तो इस तरह यकदम गिराना जो है किसी लिहाज से मुल्की मईशत के लिए, मुल्की मईशत उसकी मुतामिल नहीं हो सकती। अगर गिराना भी है तो उसका एक तरीका होता है कि तदरीजन आपको बहुत ज्यादा ग्रेजुअली कई दिन कई महीनों में आप उसको गिराते हैं। IMF की भी जो शर्त है वो भी ऐसी नहीं है कि आप अचानक गिरा दें। उन्होंने जो टारगेट दिया है वो अगले साल जून तक की टारगेट है कि इसको ग्रेजुअली आप कम कर दें। फिर अचानक इस तरह की बताया कि क्या बात है, क्या वजह है, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत कारकर्दगी पेश करती है और उसके एक ही दिन बाद इतने बड़े तनासुब से रुपए की कदर गिर जाती है। इस पे यकीनी तौर पे सोचना होगा जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हुकूमत है उसको। एक और इंतहाई अहम मामला पहले भी अपने प्रोग्राम में हम जिक्र कर चुके हैं। रोज़नामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे ये खबर भी छपी है। बदनवानी में मुआवनत और कायम मकाम चेयरमैन SCCP जो ताहिर महमूद साहब हैं, उन्होंने एतराफ़ कर लिया है जो गलतियां उनसे हुई हैं। भट्टी साहब, आप ही की खबर है, अखबार में भी है, पहले भी हम इसका बात कर चुके हैं, लेकिन नाला थे चेयरमैन, कायम मकाम चेयरमैन SCCP एतराफ़ भी नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने इस बात को मान लिया है और कितना पुराना ये स्कैंडल है? फैसल, देखिए, ये मामला ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर और कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए कलीदी किरदार अदा करने वाले सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम चेयरमैन ताहिर महमूद साहब से मुतल्लिक है, जो कि 2002 में नैब ने एक स्कैंडल की तहकीकात की थी जो कि EOIB स्कैंडल था, जिसमें 1 अरब 60 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया गया था EOIB को। और मजमूई तौर के ऊपर इस कंपनी के अंदर 1995 से 2000 के दरमियान मुख्तलिफ मौक़ों पर खिलाफ कानून 8 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई। लेकिन अब डेवलपमेंट ये है कि इन तमाम दस्तावेज को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को शिकायत मौसूल हुई थी। उन्होंने सारे मामले का जायज़ा लिया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस मामले का जायज़ा लेने के बाद कि इस ताहिर महमूद साहब से मुतल्लिक इंतहाई ठोस शवाहिद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मौसूल हुए, जिसके बाद अब ये तमाम तर शवाहिद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से एक दरखास्त के हमरा चेयरमैन SCCP पॉलिसी बोर्ड को अरसाल किए गए हैं, चेयरमैन नैब को अरसाल किए गए हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाए गए हैं। इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की खत की कॉपी के मुताबिक ताहिर महमूद साहब जो इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन SCCP हैं, SCCP के कानून के मुताबिक जो एक नॉन इंटेग्रिटी, अच्छी शोहरत की शर्त आयद होती है एक कमिश्नर के लिए, चेयरमैन के लिए, वो इस शर्त पर पूरा नहीं उतरते। इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी इस दरखास्त के अंदर 3 मामलात को बुनियाद बनाते हुए चेयरमैन नैब और चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड SCCP से सिफारिश की है कि ताहिर महमूद साहब से मुतल्लिक जो इल्ज़ामात थे उसके ठोस शवाहिद उन्हें मसूल हुए, इनकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो इस ओहदे के ऊपर बराजमान रहने के लिए अहल नहीं रहे। इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि एक तो EOIB स्कैंडल के अंदर जो उन्होंने इस करप्शन के अंदर जिन मुल्ज़मान ने इसको एडमिट किया, नैब ने रिकवरी की, उन करप्शन के अंदर लूट मार करने वाले जो मुजरिम थे उनकी मुजरिमाना जो मावनत की, उनकी जो इमदाद की ताहिर महमूद साहब ने, और उन्होंने अपने इतराफ़ी बयान कलमबंद करवाया 161 और 164 के तहत, तो फिर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, उस मामले का जायज़ा लिया जाए। दूसरा, इस दरखास्त के अंदर पॉइंट टेकअप किया गया है कि नैब ताहिर महमूद साहब से मुतल्लिक उनकी आमदन से ज़ायद असासे बनाने की इंक्वायरी कर रहे हैं।
तीसरा मामला ये टेकअप किया गया कि पनामा स्कैंडल की तहकीकात करने वाली GIT ने चौधरी शुगर मिल की इंक्वायरी बंद करने के हवाले से अपनी रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर लिखा था कि ताहिर महमूद साहब का किरदार का तयन करने के लिए भी इंक्वायरी की जाए, और आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं की गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से इन 3 पॉइंट्स को टेकअप किया गया है। पूरा बैकग्राउंड बताया गया है कि ताहिर महमूद ने किस किस स्टेज के ऊपर क्या क्या किरदार अदा किया, कहां कहां उन्होंने एतराफ़ किया, और इस मरतबा इन तमाम कानूनी दस्तावेजात को हाईलाइट किया गया है जो उनके अपने एतराफ़ी बयान थे। उसके साथ जो शेख बरकतुल्ला के दमाद थे जो वादा माफ गवाह बने और फिर पली बारगेन हुई, उन्होंने भी ताहिर महमूद के किरदार के हवाले से तस्दीक की है कि सारी डील्स के मबैन बेनामी कंपनियों के क़याम के हवाले से, उसके बाद जो कुछ किक बैक्स का लेन देन होता था, तनाज़ात होते थे, उन सबको सॉल्व कराते थे ताहिर महमूद साहब। ये बहुत बड़ा एक सीरियस चार्ज था वादा माफ गवाह की जानिब से। और उसके साथ इस दरखास्त के अंदर एक और बड़ा मामला टेकअप किया गया कि इसी स्कैंडल के अंदर EOIB के साबिक 2 DGs फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट थे, मोहम्मद सलीम और हारून सदीकी, उनको जेल जाना पड़ा इस बुनियाद के ऊपर कि वो EOIB के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। वो अपनी जिम्मेदारियों में गफलत बरतने के ऊपर उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन ताहिर महमूद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस सारे मामले की इंक्वायरी की जाए। ये मामला दोबारा ओपन हो चुका है। 9 नवंबर 2018 को एहतसाब अदालत कराची में ताहिर महमूद साहब दोबारा पेश हुए और अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। इस हवाले से हमने ताहिर महमूद साहब को मौक़िफ़ हासिल किया। उनका वाज़े तौर के ऊपर मौक़िफ़ है कि ये स्कैंडल जो 1 अरब 60 करोड़ रुपए से मुतल्लिक था, वो कहते हैं जी कि 2000 में ये सामने आया। उस वक्त एक जाली बैंक पे ऑर्डर जमा करवाया गया, जिसके बाद नैब में इंक्वायरी की। उस वक्त वो ये EOIB छोड़कर SCCP में जा चुके थे। उनका इसके साथ कोई उस वक्त से डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन वो उन्होंने ये बात जरूर वाजे की है कि उन्होंने नैब की भरपूर मावनत की, जिसके नतीजे में 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। इसके साथ दूसरा बड़ा मामला है जो चेयरमैन SCCP पॉलिसी बोर्ड खालिद मिर्जा साहब की तैनाती की गई। इतलात ये है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की तवस्सुत से इनको अपॉइंट किया गया। और ये डॉक्टर खालिद मिर्जा साहब हैं चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड, ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने 2003 में GS ग्रुप को एक उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस जारी किया था खिलाफ ज़ाब्ता, जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी। आखिरी रोज इस मामले को सिंध हाई कोर्ट ने खत्म किया था, उस लाइसेंस को कैंसिल किया था। खालिद मिर्जा का GS ग्रुप के साथ बहुत क्लोज लाइजॉन एस्टेब्लिश्ड है, और इस वक्त अली जंगीर सदीकी और GS ग्रुप के खिलाफ जो नैब लाहौर इंक्वायरीज कर रहा है, वो सारे मामलात SCCP के साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिरी तौर पे ये लगता है कि खालिद मिर्जा साहब जब इस पोजीशन पर वहां पर बैठे हैं तो नैब की जो तहकीकात हैं वो कंप्रोमाइज होंगी। तो इस मामले के ऊपर भी मुतल्लिका हुकाम को, स्पेशली वजीर खजाना को इस मामले को देखना चाहिए कि वो लोग जिनका माजी में उस ग्रुप के साथ ताल्लुक रहा, अब वहां पर वो SCCP पे मौजूद हैं, क्या ये अली जंगीर सदीकी और उसके ग्रुप के लोगों को उनके खिलाफ जो इंक्वायरीज हैं उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है। इस मामले के ऊपर भी गौर करने की अशद जरूरत है। ठीक है बटी साहब, एक और भी इंडिकेटर के JS ग्रुप की लॉबिंग अब इस हुकूमत के साथ भी कामयाब होती दिखाई दे रही है। सुलेमान चौधरी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। नैब की एक और कार्रवाई का तस्करा कर लेते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन 266 मुलाजमीन माहाना 2 करोड़ 46 लाख रुपए तनख्वाह जाती है। सुलेमान साहब बताइएगा ये ज़रा किस तरीके से तनख्वाह जा रही है और मराद क्या हैं, सैलरी स्लिप जो है उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इस पर नैब क्या कर रहा है? जी देखें भट्ट साहब, ये एक 2010 के अंदर पंजाब हुकूमत ने एक अदारा बनाया था जिसका ये मकसद था कि वो सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनको रेगुलेट करे और क्वैकरी जो है उसको ख़त्म करे। मेन कंपोनेंट उनका जो ये था कि वो क्वैकरी जो अतायत है उसको ख़त्म करे। लेकिन 6 साल गुजर चुके हैं इस कमीशन को तश्कील दिए हुए, ये इस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह वो कानून के मुताबिक उनको कहा गया था। चंद माह कबल जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हुक्म दिया तब भी जाकर इन्होंने जो है वो अतायत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। इस कमीशन के अंदर 266 जो मुलाजमीन हैं वो काम कर रहे हैं, जिनकी जो सैलरी है वो 2 करोड़ 46 लाख रुपये है और जो माहाना अदा किए जा रहे हैं। इसी तरह जो सालाना जो है वो 29 करोड़ रुपये बनती है। यहाँ के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी तैनाती आज तक रेगुलर बुनियाद पर उस कानून के मुताबिक नहीं हो सकी। जो इस वक्त चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने उस ओहदे को चीफ़ एग्जीक्यूटिव से चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर कन्वर्ट किया खुद साख्ता तौर पर। और वज़ीर आला पंजाब जो साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हैं उनके वो बड़े क्लोज थे, तो वो वहाँ से वो डेपुटेशन, क्योंकि वो एक DMG अफसर हैं, वो डेपुटेशन पे इस अदारे के अंदर आए और उन्होंने जुलाई 2012 के अंदर इस अदारे का कंट्रोल संभाला। तब उनकी तनख्वाह जो थी वो 4,80,000 रुपये मुकर्रर की गई। अब वो इस वक्त वो ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं और 30 जून 2018 तक उन्होंने 9,23,000 रुपये जो है वो तनख्वाह वसूल की।
जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है कि जो ऐसे अफसरान जो हैं वो जो 56 कंपनियों का स्कैंडल था उसके अंदर डेपुटेशन पे गए हैं और वो लाखों रुपये तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हुक्म दिया कि वो ऐसे अफसरान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये डॉक्टर अजमल खान जो चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, इन्होंने अपना जो सैलरी का डाटा है वो पंजाब हुकूमत को पेश नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सैलरी छुपाई है। जब नैब को इस हवाले से इतलात मसूल हुई तो नैब ने एक लेटर जो है सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को लिखा और उनसे पूछा कि वो उनके पास इतलात हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अजमल खान हैं वो 10 लाख से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। इसके जवाब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से एक लेटर लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि उनकी सैलरी जो है वो 2,12,000 रुपये है। अभी जो नए डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसके मुताबिक उन 30 जून 2018 के बाद वो जो सैलरी ले रहे हैं वो 6 लाख जो है वो 6 लाख और 42,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं। इससे ये सार हो रहा है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी जो सैलरी है वो नैब से भी छुपाई है और हुकूमत से भी छुपाई है ताकि वो जो उनकी रिकवरी पड़ेगी करोड़ों रुपए की वो अदा ना कर सके। इसके अलावा यहाँ पे जो 266 मुलाजमीन हैं उनको उन्होंने ऐसे भी अफसरान हैं जिनको अपनी वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उन्होंने भर्ती किया है और रिटायर अफसरान जो हैं उनको ना सिर्फ वो पेंशन ले रहे हैं बल्कि लाखों रुपए का जो है वो इस वक्त सैलरी भी ले रहे हैं। अच्छा सलमान चौधरी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो डॉक्टर अजमल साहब की तनख्वाह के बारे में हकायक छुपाने का मामला है तो क्या उस मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है कि किस तरीके के साथ आप एक सरकारी अमूर से मुतल्लिक आपने गलत बयानी की? दूसरा, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बहुत अहम जिम्मेदारी है, इनके तमाम अफसरान पुरकशिश तनख्वाहें और मरात हासिल करें लेकिन उसके बावजूद कारकर्दगी अगर तसल्ली बख्श नहीं है तो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन इनकी की गई, किसको ये रिपोर्ट करते हैं और क्या इनकी अगर पुअर परफॉर्मेंस है तो क्या इनको कोई डायरेक्शन दी गई है कि अपनी मैंडेट के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं? देखिए भट्ट साहब, नैब ने जो है वो अपने तौर पर उनको कुछ इतलात मसूल नहीं कि जो डॉक्टर अजमल खान साहब हैं ये 10 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। जो मेरी इतलात के मुताबिक है वो 10 से 12 लाख रुपए इनकी सैलरी है, क्योंकि ये हाउस रेंट भी ले रहे हैं लेकिन ये सरकारी एक GOR1 में सरकारी रहायशगाह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये हाउस रेंट ले रहे हैं। उनका जो पे पैकेज है वो 12 लाख रुपये बनता है। इन्होंने ना सिर्फ जो है पंजाब हुकूमत से झूठ बोला है कि उनकी सैलरी जो है वो 2,12,000 है, अब जो डेट डॉक्यूमेंट आए हैं उनके मुताबिक उनकी सैलरी जो है वो 6,42,000 है। नैब इस वाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है लेकिन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इस वाले से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और जो है वो मामला इसी तरह है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का असल जो काम था वो यही था कि वो ना सिर्फ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको रेगुलेट करे, उनको रजिस्ट्रेशन करे, बल्कि जो क्वैकरी जो बढ़ रही है पंजाब के अंदर, इनका अपना ही एक सर्वे है जिसके मुताबिक 1 लाख से 1.5 लाख जो हैं वो क्वैक पाकिस्तान पंजाब के अंदर आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने सिर्फ 16,045 जो अड्डे हैं उनको सलमान आपने अपडेट किया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अफसरान और यहाँ पे मौजें भी की जा रही हैं सरकारी खजाने पे, लेकिन कारकर्दगी क्या है, बुनियादी सवाल ये है। बटी साहब आपकी तरफ आता हूँ, अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। सुई नॉर्दर्न ने गैस के नर्ख मज़ीद बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है, कितने फ़ीसद गैस बढ़ाई जाएगी और इस पर मज़ीद क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो जवाज़ भी है इदारों के पास कि डॉलर की कदर जो है वो बढ़ गई है, रुपए की कदर गिर गई है। इसके अलावा क्या मुहर्रिकात हैं? फैसल, और भी बहुत से जवाब आने वाले दिनों में पेश किए जाएंगे और चूँकि गंभीर सूरत हाल में हम फंस चुके हैं माजी की एक गलत स्ट्रेटजी की वजह से। सितंबर 2018 में जब ECC की जानिब से गैस की कीमतों में 143% इजाफे की मंजूरी दी गई थी तो उसको पार्शली ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन करने के बाद उसको अमल दरामद उसका कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त भी हमने अपने नाज़रीन के साथ ये स्टोरी शेयर की थी कि ओगरा साल में 2 मरतबा गैस की कीमतों का तयन करता है और अब जो दोबारा सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न नज़रसानी की दरखास्तें दायर करेंगी उसके अंदर जो मौजूदा रेवेन्यू का शॉर्टफॉल रह गया है, जो पूरी गैस की कीमत में इजाफे से जो सुई नॉर्दर्न को रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिलेगा, तो एक मरतबा दोबारा इजाफा होगा जो कि 1 जनवरी 2018 से एप्लीकेबल किया जाएगा। अगरचे कि ये प्रोसेस कुछ ताखीर से शुरू हुआ लेकिन अब सुई नॉर्दर्न ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ओगरा से दरखास्त की, 3 मरतबा उन्होंने अपनी दरखास्त के ऊपर नज़रसानी की, मजीद उसके अंदर जो उनके अखराजात थे, जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, जो उनकी फ्यूचर की स्कीम्स थी उनको इंक्लूड किया गया, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस 215 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त ओगरा में दायर कर दी गई। ओगरा ने इस दरखास्त का तमाम कानूनी पहलुओं से जायजा लेने के बाद उसका एडमिशन कर लिया, यानी कि उसको काबिल समात करार दे दिया है और 10 दिसंबर को ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दर्न की दरखास्त के ऊपर लाहौर में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अवामी समात का इनेकाद किया जाएगा, जिसके बाद ओगरा एक अपना फैसला वफाकी हुकूमत को अरसाल करेगा कि गैस की कीमत में इजाफा किया जाए।
ओगरा के जानिब से मसूल होने वाले दस्तावेज़ के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया अपनी दरख्वास्त के अंदर कि सुई नॉर्दर्न को मजमूई तौर के ऊपर 91 अरब 37 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के शॉर्टफॉल का सामना है। 215 रुपए फी MMBTU सुई नॉर्दर्न के गैस टैरिफ में इजाफा किया जाए एवरेज प्रेस्क्राइब्ड प्राइस के अंदर, ताकि वो इस रेवेन्यू के शॉर्टफॉल को मीट कर सके। इस तमाम तर तफसीलात के साथ जब अपने जो पहले सितंबर 2018 में ECC ने मंजूरी दी थी, वो 143% तक 10% से लेकर 143% तक इजाफे की मंजूरी जरूर दी गई थी, लेकिन जो नॉर्दर्न को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना था वो उस वक्त 152 अरब रुपए के लगभग था, जिसमें से तकरीबन 90 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने पास ऑन करने की इजाजत दी और तकरीबन 60 अरब रुपए के लगभग रकम अभी भी सुई नॉर्दर्न ने गैस कंज्यूमर से वसूल करनी है। माजी के अंदर इस किस्म के इकदाम और सुई नॉर्दर्न अपने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था वो बैंकों से कर्ज हासिल करके मंजूर करती रही है, जिसके अंदर LNG की पाइपलाइन की तनसीब का मामला भी शामिल था। लेकिन अब जो कुछ मजीद नए अखराजात इस पटिशन में शामिल किए गए हैं, उसकी तफसीलात के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रांसमिशन नेटवर्क की सेग्रीगेशन करनी है ताकि उसे ऑपरेशनल हवाले से उससे कुछ आसानी हो सके, जिसके लिए 850 मिलियन रुपए गैस टैरिफ का हिस्सा बनाने की सिफारिश की गई है। उसके बाद लाहौर में गैस नेटवर्क को तोसी देना है और उसके साथ साथ उसकी बाइफर्केशन की जानी है। लाहौर के अंदर ये फैसला कर लिया गया कि शहरियों को गैस की फराहमी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। सुई नॉर्दर्न अपने सिस्टम को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाना चाहती है, जिसके ऊपर 3 अरब 40 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएंगे और ये रकम भी गैस सार्फिन से वसूल करने की इजाज़त मांगी गई है। इसी तरह बहावलपुर और लोधरा को भी गैस प्रेशर में कमी का सामना है, क्योंकि वहां पर सुई नॉर्दर्न का जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो बहुत पुराना था। गैस कनेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका। नई गैस स्कीम आई गुज़श्ता 10 से 15 सालों के दौरान सुई नॉर्दर्न ने बहावलपुर और लोधरा के अंदर भी गैस प्रेशर को बेहतर बनाने के लिए अपने सिस्टम के अंदर तोसी करनी है, जिसके लिए 1 अरब 93 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके साथ एक बहुत बड़ा मामला था जो हमने पहले भी टेकअप किया कि जो माजी के अंदर नई गैस मंसूबे शुरू किए गए, गैस सार्फिन से GIDC की रकम माजी में वसूल की गई। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 150 रुपए वसूल हुए, लेकिन सुई नॉर्दर्न और सदर्न को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रकम जारी नहीं की गई। अगर वो रकम आज भी मुतलका सेक्टर से, जिसके अंदर फर्टिलाइजर सेक्टर के मालकान है, दीगर शोबों के मालकान है, जिनके पास 3 सालों से ये रकम पेंडिंग है, फर्टिलाइजर सेक्टर के पास 42 रुपए ये रकम पेंडिंग है, अगर उनसे ये वसूल कर ली जाए हुक्म इम्तना खत्म करवाकर, तो जो गैस सार्फिन के ऊपर बोझ डाला जा रहा है नई स्कीमों के जरिए, डेवलपमेंट वर्क के जरिए, तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मजीद खबरें और मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और बड़ी पेशरफ्त है करप्शन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, और हुकूमत का वलीन जो स्लोगन है वो एहतसाब ही है। इसको लेकर मुख्तलिफ इदारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं उनको पकड़ने के लिए मुल्क की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी से अब मुआवनत हासिल की जाएगी। जवाद अवान की एक खबर है। जवाद, बताइएगा, मुआवनत तो अप टू सम एक्सटेंट पहले भी हासिल की जाती रही, लेकिन अब किस नौयत की मुआवनत हासिल की जाएगी? और रिवायती तरीक़ाकार अपनाया जाता है जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो मुलव्वस लोग होते हैं, तो उसका सदेबाब कैसे किया जाएगा? तो अभी इस दौर में जब से नई गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनका फोकस और थ्रस्ट सारा जो है, टारगेट जो है वो करप्शन के ऊपर है, क्योंकि उनका स्लोगन नंबर 1 भी यही था। इसमें पहले भी उन्होंने लिया है, इसमें कुछ हाईवे जो पहले भी प्रोफाइल टारगेट हाई प्रोफाइल पकड़े हैं, जिसमें कैसर मीन बट हैं पैरागॉन वाले, उनको सिंध से जो ट्रैक किया था एक इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए ट्रैक किया गया था। तो इसी तरह जो टेक्निकल जो मैकेनिकल एविडेंस है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो आपके लैपटॉप्स हैं या आपकी हार्ड डिस्क हैं या आपके सेल फोन्स हैं, उसमें आहद चीमा जो पकड़े हुए हैं, जो अंडर कस्टडी हैं, और फवाद सन फवाद, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनसे इमदाद ली गई थी। अभी ये है कि इसको एक फुल फ्लैज जो आप कहें कि वो लेके गए हैं फुल थ्रॉटल के ऊपर, टॉप गियर में कह लें आप लेके गए हैं। और एक जो नई एफर्ट है अक्रॉस दी कंट्री, और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि 36 ममालिक के साथ
वो एक माहिदा भी करने जा रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान का पैसा पड़ा है या लोग मुख्तलिफ जो हैं वो बैठे हुए हैं। उसके लिए जो है ये एक नई एफ़र्ट है, एक नया डायरेक्टिव है। इसमें जितनी जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उसमें मिलिट्री भी और सिविल भी वो वफाकी तहकीकाती इदारा और नैब की दरख्वास्त पे उनको असिस्ट करेंगी टू हंट डाउन, ये पकड़ने के लिए हाई प्रोफाइल करप्ट टारगेट्स जो हैं। इसमें एक और चीज़ का मैं इजाफ़ा करूं कि ये लोग जो हैं उनमें ज़्यादातर वो लोग, कई ऐसे लोग हैं जो फ़रार हैं, मफरूर हैं, जो गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश करते हैं। जब वो इंक्वायरी के बाद FIR की सूरत आती है, जब नैब जो है वो FIR लॉन्च करने लगती है, FIA करने लगती, तो ये फ़रार हो जाती हैं उससे पहले। उनको ट्रैक करने के लिए उनके पास ऐसी टेक्निकल जो है डिवाइसेस उन्हीं के पास अभी तक मौजूद हैं, जिससे वो किसी भी उनकी सेलुलर और दीगर जो कोई एक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी, उसको वो एक सर्टेन एरिया को ज़ीरो करके ट्रैक डाउन कर लेते हैं उनको। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हाई प्रोफाइल टारगेट्स या सिर्फ उन्हीं को पकड़ने के लिए उनको असिस्ट कर सकेंगे या उन्हीं के लिए मदद ले सकेंगे। इसके अलावा भी जो आप कह लें कोई स्ट्रॉन्ग कोई हार्ड टारगेट्स हैं जो वो कैच नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो वो इनको दरख्वास्त कर सकते हैं। उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो बाकायदा जो है उसको अडॉप्ट करेंगे मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है, उनके DG लेवल टू DG लेवल पे उसको जो है अप्लाई किया जाएगा। फिर उनसे उनकी असिस्टेंस जो है जिस एरिया में चाहिए उनको, वो उसमें उनसे जो है वो तलब की जाएगी। एक छोटी सी चीज़ का मैं इसमें इजाफा करूं, जिस किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन अब शुरू होने जा रहा है और भरपूर सपोर्ट हासिल होगी तहकीकाती इदारों को, इंटेलिजेंस कुछ एजेंसीज की जानिब से, तो माजी के अंदर हम देखते हैं कि जब भी नैब या FN इस किस्म के तहकीकात का आगाज़ किया, जो अल्टीमेटली जहाँ पर जाकर लैग करते हैं उनके पास फिर उसके पास ठोस सबूत मौजूद न होने के नतीजे में अल्टीमेटली वो केसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो कॉपरेशन जिस लेवल का आगाज़ होने जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी या एविडेंस कलेक्शन के अंदर भी मामनत हासिल होगी और करप्ट अनासिर के खिलाफ तहकीकाती इदारे मौसर तरीके से कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे? भट्टी साहब बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है। इस पर हम एक स्टोरी आपको याद होगा पहले कर चुके हैं। उसमें कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने एसेट्स जो हैं उनको डिटेल्स जो हैं वो इकट्ठी की थी। जो ऑफिसर्स हैं, डिफरेंट जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें हर केडर के ऑफिसर्स हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, DMG भी हैं, दूसरे भी हैं, उनकी एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तो उन्होंने वफाकी जो आपके FIA या नैब वगैरह को प्रोवाइड की थी। उसके ऊपर फिर जो इंक्वायरीज़ थी वो बिल्ड उन्होंने करनी थी, और वो इंक्वायरीज़ मतलब है कि इतनी सॉलिड हों, बिल्ड करेंगे, उसके बाद उनके ऊपर FIRs वगैरह लॉन्च करके उनको सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट किया जा सके। उस स्टोरी के पैराए में मैं आपको सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, आपके सवाल का जवाब भी, कि अभी राय एजाज को जो पकड़ा गया है, ये भी एजेंसी ने जो मुख्तलिफ, हमने उस टाइम नाम जो है नहीं दे सकते थे क्योंकि इन पर काम हो रहा था, हमने उसमें बताया था कि 30 से ज़ायद जो है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जो है नाम जो हैं, उनके एसेट्स की डिटेल जो दी गई हैं। तो जो राय एजाज साहब हैं, ही वॉज़ वन ऑफ देम, ये उन्हीं में से एक थे। तो अब ये आगे जो काम है जो आपने बात की है, उसमें वो एसेट्स देंगे, इंटरनेशनली भी इनकी जो है असिस्टेंट्स करेंगे, बाहर के ममालिक में भी करेंगे, उनके अपने ज़राए हैं अपने काम करने के लिए। जो एविडेंस उनको मैक्सिमम पॉसिबल अवेलेबल होगी वो इनको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन असल काम फिर आके ख़त्म होगा तहकीकाती इदारों पे, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं। जी ठीक जवाब, बहुत डिटेल बताया। इससे मुतालिक एक और इंतहाई अहम मामला है। इमराना कोमल, आपकी खबर है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो की पोस्ट हैं यहाँ पे खाली हैं, और इसके साथ साथ कोई 21,000 टीचर्स हैं जो पिछले कुछ महीनों से अपनी तनख्वाहों और दीगर मराहत और सहूलियात ना मिलने की वजह से ख्वार हो रहे हैं। इमराना, क्या डिटेल्स हैं? अब तो सुनने में ये आ रहा है कि ये धरना देने की तैयारी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अक्टूबर के बाद एक दफ़ा फिर धरने की तैयारी शुरू कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि हमारे 21,000 जो मुलाजमीन हैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के, 21,000 ये वो फीडर स्कूल्स के टीचर्स हैं जो मुल्क भर के 134 अजला में स्कूल बनाए गए और उसके बाद उनको तैनात किया गया, और जिसका मकसद इस शजर, ये जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट का जो दरख्त है, इसका फल जिसको देने के लिए ये तैयार किया गया था, वो लोग हैं जो 8.6 मिलियन वो बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर है, और उनका ड्रॉप आउट कम करने के लिए उनके घरों की दहलीज पे ये स्कूल बनाए गए थे। लेकिन अब ये पिछले 5-6 माह से ना सिर्फ स्कूलों के टीचर जो हैं 21,000 टीचर्स अपनी तनख्वाहों से महरूम है, बल्कि 2600 मुस्तकिल मुलाजमीन भी जो उन पर चेक एंड बैलेंस और मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ अंजाम देते हैं, वो भी तनख्वाहों से महरूम हैं। और आपको याद होगा कि पहले भी हमने इस पर स्टोरी की थी और हमने ये बताया था
कि इसका PC1 मंजमद है। और PC1 मंजमद करने के लिए करने का जो उन्होंने वजह बताई थी, उन्होंने ये कहा था कि इसमें 69 ऐसे कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं जो लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं और जो ऑफ द रिकॉर्ड है। और उन्होंने PC1 की मंजूरी मशरूत की थी। मशरूत इस चीज़ से की थी कि उन ऑफ द रिकॉर्ड जो मुलाजमीन हैं, कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, जिनका कहीं कागजी सतह पर वजूद नहीं है, उनको आप फारिग करें। जबकि हमारी जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की साबिक चेयरपर्सन थी, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया और वो इस वक्त ओहदे पर मौजूद नहीं है, उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, उन्होंने बजाय इसके कि उनको फारिग करें, उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी कि जी आप इनकी सीटें वज़ा करें और इनको मुस्तकिल हैसियत दी जाए, जिसकी वजह से ये खिंचातानी जो है वो PC1 की अदम मंजूरी की शक्ल में सामने आई। और इसका अभी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का अभी गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ, जिसमें इन 21,000 स्कूल टीचर्स को दिसंबर तक की तनख्वाहों की फराहमी का मंजूरी दे दी गई है। लेकिन जो हमारे 2600 स्कूल ऐसे लोग हैं जो मुस्तकिल मुलाजमीन हैं, उनका उन्होंने अभी भी पेंडिंग कर दिया है। तो इसमें एक और ख़बर ये है कि अभी जो काबीना का इजलास होने जा रहा है, काबीना के इजलास के लिए एक उन्होंने समरी तैयार की है। उस समरी में ना सिर्फ इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। देखें, इस वक्त ये पूरा अदारा एक दरमियान में लटका हुआ है कि क्या इसका वजूद भी रहेगा या नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि क्या वो वाले जो 8.2 मिलियन बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल का हम फैसला कैसे करेंगे, उनको उनके घरों की दहलीज तक तालीम कैसे फराहम करेंगे। एक और इंतहाई अहम मामला है पिछले दौरे हुकूमत में जो ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस हैं, उनके इजरा पर पाबंदी आयद की गई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से। और अब खबर यह है कि इस पाबंदी को हटाया जा रहा है। भट्टी साहब बताइएगा, कुछ क्लासिफिकेशंस भी दी हैं कि कितने बोर के असलहा लाइसेंस जो हैं उनको छूट दी जाएगी और इसका मकसद क्या है। और 18वीं तरमीम के बाद तो फिर ये सूबों का इख्तियार भी आता है, तो सूबे भी क्या इस बात पर एग्री होंगे? यकीनी तौर के ऊपर फैसल ये 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों के पास इसका इख्तियार हासिल था, लेकिन उसके बावजूद हैरान कुन तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में अब वफाकी काबीना ने एक फ़ैसला किया कि जो ममनुआ बोर के जो असले के जो लाइसेंस थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि वफाकी हुकूमत, ये वज़ारत दाखिला इस मामले को देखेगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो वफाकी काबीना ने फैसला किया था उसको मुअत्तल कर दिया। उसके अंदर भी जब हाई कोर्ट में ये मामला टेकअप किया गया तो उसके अंदर वहाँ पर प्ले यही ली गई थी कि वफाकी हुकूमत को ममनुआ बोर के असली लाइसेंस मुअत्तल करने का इख्तियार हासिल नहीं है। सूबों के पास 18वीं तरमीम के बाद ये अब ये उनके इस्तेहकाक है, उन्हें ये इख्तियार हासिल है कि वो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड रियलिटीज़ वो इस ममनुआ बोर के जो असला है उसके लाइसेंस को जारी कर सकें। तब जब ये लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये साबिका वफाकी काबीना का फैसलों को मुअत्तल किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दोबारा मामला वफाकी काबीना की इजलास में टेकअप किया, जिसकी सरकारी दस्तावेज़ हमें मौसूल हुई, जिसके अंदर वफाकी हुकूमत ने अब बिल आखिर ये फैसला किया है कि ममनुआ बोर के असले के लाइसेंस पर जो आयद पाबंदी है वो हुक्म वापस लिया जाए। और इस हवाले से जो गैर ममनुआ बोर के असले के लाइसेंस थे उससे भी पाबंदी हटाने का फैसला किया गया। और ममनुआ बोर के खुदकार असला लाइसेंस रखने वाले मालकान को 1 साल के अंदर खुदकार और नीम खुदकार असला आम असले में तब्दील कराने का एक उन्होंने मंजूरी दी है वफाकी काबीना की जानिब से। और इसके साथ ये भी कहा गया कि वाज़े तौर के ऊपर वफाकी काबीना ने एक नई डायरेक्शन मंजूर की है, जिसके मुताबिक मुकर्रर वक्त में खुदकार असले को आम असले में तब्दील ना करवाने वाले लाइसेंस होल्डर के असले लाइसेंस को कैंसिल करने का फैसला भी किया गया है। जो एक टाइम लाइन दी गई है 1 साल की, उसके अंदर फिर ऑटोमेटिकली मुतलका अदारे हरकत में आएंगे और उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसके साथ लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्तकबिल के हवाले से भी इस मामले को
कि दोबारा ये तनाज़ा पैदा ना हो, उसको हल करने के वाले से अपने फैसले में वाज़े तौर के ऊपर डायरेक्शन दी, जिसकी लॉ डिवीज़न की जानिब से वफाकी काबीना को अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी समरी में इससे मुतल्लिक ब्रीफ किया गया कि लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़े किया है कि 18वीं तरमीम के बाद असले से मुतल्लिक मामलात सूबाई हुकूमतों के दायरा कार में आते हैं। इसके साथ जब ये मामला मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में पाबंदी का सामने आया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी कौमी असम्बली के 117 मेंबरान ने दरख्वास्त की थी, सिफारिश की थी। उन्होंने लॉ डिवीज़न को, इंटीरियर डिवीज़न को रजू किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ममनुआ बोर के जो असलह लाइसेंस है उससे पाबंदी उठाई जाए। और इस हवाले से हम देखते हैं कि जब हम ये प्रैक्टिस देखते हैं जो माजी के अंदर भी रही है और अब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी ये प्रैक्टिस होती है कि अरकीन सूबाई और कौमी असम्बली को भी असलह लाइसेंस से मुतल्लिक कोटे दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में वो मखसूस हालात में भी जिन अफराद के नाम की सिफारिश करते हैं उनके नाम के ऊपर लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इस हवाले से लॉ डिवीज़न ने भी जो वफाकी काबीना को वाज़े तौर के ऊपर इस इजलास पर ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने भी इसके हवाले से वजाहत दी है कि असलह लाइसेंस पर पाबंदी का जो इजरा का मामला है वो इंतज़ामी मामला है और लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के बाद अब ये मामला सूबों पर छोड़ देना चाहिए कि अपनी इंतज़ामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस हवाले से अपना वो हतमी फैसला करें कि किन हालात के अंदर, किस सूरत हाल के अंदर असलह लाइसेंस के ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए और किन डिस्ट्रिक्ट में या किन अजला में क्या हालात हैं, किस सूबे के अंदर क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि वहाँ पर ये पाबंदी लगाई जाए या ख़त्म की जाए। और उसके साथ वफाकी हुकूमत ने असलह लाइसेंस के इजरा के लिए जो वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर होंगे, इस हवाले से अब एक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की सरबराही में एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया। इस कमेटी में तमाम सूबों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी और इसके अंदर इस कमेटी के जो वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर है और सूबों के अंदर भी जो हतमी सिफारिशात होंगी सूबे अपने कानून के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत की ये कोशिश है कि किस तरह की यूनिफॉर्म और इत्तफाक़ी राय से ऐसी पॉलिसी वज़ा की जाए जिसके नतीजे में दोबारा कोई इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो। ये कमेटी अपनी सिफारिशात मुकम्मल करने के बाद पब्लिक अवामी नुमाइंदों से और सूबाई जो नुमाइंदे हैं उनसे भी मुशावरत करने के बाद अपनी जो अपनी सिफारिशात हैं वो तैयार करेगी ताकि असलह लाइसेंस के ऊपर असलह लाइसेंस के जो अजरा का मामला है, उसकी पाबंदी का मामला है, किन हालात में पाबंदी ख़त्म करनी है, उस हवाले से एक क्लियर कट वाज़े पॉलिसी हो और जिसके अंदर चारों सूबों भी इसके ऊपर सेम पेज के ऊपर रहते हुए मुस्तकबिल के अंदर कार्रवाई कर सके। बड़ी साहब, असलहा लाइसेंस लेने के लिए पहले से राइज तरीका क्या था? पहले वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार हासिल था, वजारत दाखिला की जानिब से लाइसेंस जारी होते रहे और हमने माजी में देखा स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर जो एक मैनुअल असल लाइसेंस जारी करती थी वजारत दाखिला, फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल ने जन्म लिया। वहाँ पर वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर और कुछ मातहत अफसरान वहाँ पर मुलव्विस थे। वो जो एक बुक की शक्ल के अंदर एक मैनुअल लाइसेंस जारी होता था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोगों ने जाली असल लाइसेंस बनाने का काम शुरू कर दिया। फीस लोगों से ज़्यादा वजारत दाखिला के में कायम एक सेल के जो मातहत अफसरान थे वो फीसें ज़्यादा वसूल करते थे। एक तनाज़ा पैदा हुआ, अल्टीमेटली इस मामले को ख़त्म करके फिर ये लाइसेंस जारी करने का मामला कि नादरा कंप्यूटराइज लाइसेंस जारी करेगा वो एप्लीकेबल किया गया। ज़ली इंतज़ामिया के हवाले से ये इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो कमिश्नर को ये इख्तियारात मुंतकिल किए गए, लेकिन 18वीं तरमीम की में ये मामला वाज़े तौर के ऊपर इसके इख्तियारात सूबों के पास थे। फिर अल्टीमेटली जब सूबों ने इस मामले को इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जब पाबंदी का मामला हुआ, फिर लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के बाद अब सूबों का मामला सूबों के पास पहुंच चुका है और वफाकी हुकूमत अपनी जुरिडिक्शन के अंदर रहते हुए असले लाइसेंस के इजरा के हवाले से अपनी मुस्तकिल पॉलिसी वज़ा करेगी। उसके मुताबिक ही फ्यूचर के अंदर असले लाइसेंस जारी होंगे।